कहानी की शुरुआत में हम एक वैज्ञानिक यांग जिसू को देखते हैं जो अपनी मृत बेटी को वापस जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। उसके शोध का जुनून इतना बढ़ चुका था कि जब उसका सहायक उसे रोकने की कोशिश करता है तो यांग उसे मार देता है। यांग अपनी बेटी को वैक्सीन देने ही वाला था कि तभी कुछ लोग उसके लैब में घुस आते हैं और बताते हैं कि यह दवा उसकी बेटी को ठीक नहीं कर पाएगी। अगर वह जिंदा भी हो गई तो पहले जैसी नहीं रहेगी। यांग उनसे कहता है, मेरा फॉर्मूला काम करता है, मैंने खुद पर इसे इस्तेमाल किया है और देखो, मैं अब भी जीवित हूं। जैसे ही वह अपनी बेटी को वैक्सीन देने जाता है, पुलिस को मजबूरन उस पर गोली चलानी पड़ती है और उसकी सारी दवाइयां जब्त कर लेती है। लेकिन तभी एक शक्तिशाली भूकंप आता है। आसपास की सभी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं। यांग समझ जाता है कि अब वह बच नहीं पाएगा। वह अपनी बेटी को वैक्सीन देना चाहता है, लेकिन इमारत के गिरने से पहले यह संभव नहीं होता। भूकंप में वह और उसकी बेटी दोनों मलबे में दबकर मर जाते हैं। यह कोई साधारण भूकंप नहीं था, इसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। साफ पानी खत्म हो गया और लोगों को सिर्फ बारिश पर निर्भर रहना पड़ता था, जो साल में बहुत कम होती थी। जो लोग बचे, उन्होंने छोटे छोटे कैंप बना लिए और रोज खाने और पानी की तलाश में घूमना पड़ता था। यहीं हम एक लड़के किम को देखते हैं जो शिकार के लिए जानवर ढूंढ रहा है। अपने कैंप से थोड़ी दूर वह एक मगरमच्छ देखता है जो सूखे की वजह से बाहर आ गया था। किम बिना देर किए उस पर तीर चला देता है और मरने का इंतजार करता है। कुछ देर बाद जब मगरमच्छ हिलना बंद कर देता है, किम सोचता है कि वह मर चुका है और धीरे धीरे उसके पास जाता है। लेकिन तभी मगरमच्छ उसकी मौजूदगी महसूस करता है और उस पर हमला कर देता है। किम अपनी जान बचाने के लिए एक कार के अंदर छिप जाता है, मगर मगरमच्छ हार मानने वाला नहीं था। वह कार की खिड़की तोड़ता है और अंदर घुसने की कोशिश करता है। किम लगभग उसका शिकार होने ही वाला था कि तभी उसका दोस्त डेनियल वहां आता है। वह मगरमच्छ की पूंछ पकड़कर उसे बाहर खींचता है और अपनी तलवार से उसका सिर काट देता है। किम और डेनियल, जो पहले नहीं जानते थे, अब अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वे जो भी खाना पाते हैं उसे आपस में बांट लेते हैं। इसके बाद हम एक लड़की, हाना, को देखते हैं जो अपनी दादी के साथ एक कैंप में रहती है। भूकंप के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। हाना की दादी मानती थीं कि इंसानियत अब भी है और यह मुश्किल दौर जल्द ही खत्म होगा, लेकिन हाना को यकीन नहीं था। पिछले कुछ महीनों में उसने इंसानों को जानवरों की तरह बदलते देखा था। लोग भूख मिटाने के लिए मृत शरीर खाने लगे थे और जो ऐसा नहीं कर रहे थे वे धीरे धीरे अपराध की ओर बढ़ रहे थे। हाना को अब याद भी नहीं कि भूकंप से पहले दुनिया कैसी थी। इसी बीच हम देखते हैं कि डेनियल मगरमच्छ का मांस काटकर कैंप वालों को बेच रहा है। तभी एक महिला आती है और ढेर सारे गहने देते हुए कहती है कि उसे मगरमच्छ की पूरी पूंछ चाहिए। लेकिन किम इतना मांस सोने के लिए नहीं देता। वह समझाता है कि अब चीजों की कीमत कोई मायने नहीं रखती। भूकंप को 3 साल हो गए हैं और लोग भूख से मर रहे हैं। उन्हें खाने और पानी की जरूरत है, न कि सोने चांदी की। यह सुनकर महिला निराश हो जाती है। उसकी उदासी देखकर डेनियल उसे एक सांप का मांस देता है और कहता है, आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। कुछ देर बाद हाना आती है। डेनियल उसे अपनी बेटी की तरह मानता है और उसकी देखभाल करना अपना उद्देश्य मानता है। हाना हर बार की तरह खाने के बदले उसे एक पेंटिंग देती है, जिसे डेनियल खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। किम को हाना से प्यार था, लेकिन वह कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाया। उसे डर था कि हाना उसे मना न कर दे। वे आपस में बात कर रहे थे कि अचानक कुछ लोग कैंप में घुस आते हैं और तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। डेनियल ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उनका बर्ताव साफ दिखाता था कि ये गुंडे हैं। वे कहते हैं कि वे पुलिस हैं और किसी व्यक्ति की तलाश में हैं। वे कैंप वालों को एक स्केच दिखाते हैं और सवाल करते हैं, लेकिन यह स्केच सिर्फ बहाना था। वे किसी भी आदमी या औरत को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहे थे। जब एक आदमी उनके साथ जाने से मना करता है तो वे उसका हाथ काट देते हैं। यह देखकर पूरा कैंप डर से सहम जाता है। डेनियल चुपचाप अपनी जगह खड़ा रहता है, लेकिन तभी उनमें से एक की नजर हाना पर पड़ती है। वह उसे अपने साथ ले जाना चाहता है और फिर सभी मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। किम हाना को बचाने के लिए उन लोगों से भिड़ जाता है, लेकिन वे सब मिलकर उसे बुरी तरह पीट देते हैं। जब हालात उसके लिए जानलेवा हो जाते हैं, तभी डेनियल बीच में कूद पड़ता है। वह उन सभी पर जोरदार हमला करता है और उन्हें बुरी तरह घायल कर देता है। डेनियल गुस्से में उनसे पूछता है कि उन्हें किसने भेजा है। इसी दौरान उसकी नजर इस बात पर भी पड़ती है कि उन लोगों के पास साफ पीने का पानी है। काफी पिटने के बाद उनमें से एक आदमी बताता है कि कुछ किलोमीटर दूर एक अपार्टमेंट है जहां कुछ लोग रहते हैं। वहां साफ पानी और भरपूर खाना मिलता है। डेनियल उन्हें छोड़ देता है, लेकिन चेतावनी देता है कि दोबारा कभी उनके कैंप के पास न दिखें। कुछ दिन बाद जब किम और डेनियल शिकार से लौटते हैं तो वे देखते हैं कि कुछ लोग सूट और बूट पहने हाना और उसकी दादी से बात कर रहे हैं। डेनियल उन्हें हाना से दूर रहने को कहता है, लेकिन हाना की दादी बताती हैं कि ये वही लोग हैं जिनका जिक्र उस आदमी ने किया था, अपार्टमेंट वाले। उनमें से एक लड़की, जिसका नाम चोई था,
डेनियल को बताती है कि उनके पास साफ पीने का पानी है और खाने की कोई कमी नहीं है। वे हाना को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। डेनियल किसी अजनबी के साथ हाना को भेजना नहीं चाहता था, लेकिन वे उसे आसानी से समझा देते हैं कि अपार्टमेंट में जिंदगी यहां से कहीं बेहतर है। चोई बताती है कि वहां हाना की उम्र के बहुत से बच्चे हैं जिनके साथ वह रहकर बहुत कुछ सीख सकती है। किम भी हाना के साथ जाना चाहता है, लेकिन चोई उसे बताती है कि वे सिर्फ अपने परिवारों के साथ आने वालों को ही लेते हैं। डेनियल को अंदर से एहसास होता है कि यह जगह सुरक्षित नहीं है, लेकिन उन लोगों के चमकते चेहरे देखकर उसे साफ समझ आ जाता है कि उनकी जिंदगी उससे कहीं बेहतर है। आखिरकार वह हाना को उनके साथ जाने की इजाजत दे देता है। जाने से पहले हाना किम को वह पेंटिंग देती है जो उसने पिछली रात बनाई थी। किम समझ जाता है कि हाना भी उसे पसंद करती है। वह हाना से कहता है कि वह हर हफ्ते उससे मिलने आएगा। इसके बाद दोनों एक दूसरे से विदा लेते हैं। हाना के जाने के बाद किम खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। वह डेनियल से कहता है कि अगर वह बाजार वाली उस औरत से शादी कर ले और उसे गोद ले ले तो वे भी हाना के पास जा सकते हैं। डेनियल गहरी आवाज में कहता है, दुनिया भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसान अपनी कीमतें भी छोड़ दे। मैं उस औरत से शादी नहीं करूंगा और दोबारा ऐसा सोचने की भी जरूरत नहीं। हाना के जाने के बाद डेनियल बेहद उदास हो जाता है। वह पूरी रात सो नहीं पाता और अकेले शिकार पर निकल जाता है। इधर हाना और उसकी दादी को अपार्टमेंट की ओर ले जाया जा रहा होता है। वहां पहुंचकर हाना अपनी उम्र की एक और लड़की से मिलती है और काफी खुश हो जाती है, लेकिन कई घंटों से चलने के कारण उसकी दादी का पैर मुड़ जाता है और उन्हें चलने में दिक्कत होने लगती है। चुई अपने कुछ आदमियों से कहती है कि वे दादी को पास के एक मेडिकल सेंटर ले जाएं। हाना उनके साथ जाना चाहती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि आगे बढ़ना जरूरी है। उसे भरोसा दिलाया जाता है कि उसकी दादी जल्द ही उसके पास पहुंच जाएंगी। कुछ देर और चलने के बाद हाना देखती है कि कुछ सैनिक गाड़ियों के साथ उनका इंतजार कर रहे हैं। हाना पूछती है, अगर गाड़ियां इतनी पास थीं, तो मेरी दादी को मेडिकल सेंटर क्यों भेजा गया? वे हमारे पास ही आ सकते थे। अब हाना को सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था और वह आगे जाने से मना कर देती है। एक सैन्य अधिकारी कहता है, कोई बात नहीं, हम सुबह तक यहीं रुकेंगे। जैसे ही तुम्हारी दादी यहां पहुंचेंगी, हम उन्हें भी साथ ले चलेंगे। लेकिन हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जिन्हें सुबह तक खाना खाना और पानी न मिला तो वे बीमार पड़ सकते हैं। दूसरी लड़की हाना को समझाती है, चिंता मत करो, मेरे दादा भी तुम्हारी दादी के साथ गए हैं। वे कल उन्हें अपार्टमेंट ले आएंगे, लेकिन हम यहां तब तक नहीं रुक सकते। हाना अपनी दादी को लेकर बेहद परेशान होती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती। ताकत के सामने हारकर वह अपनी दादी के बिना ही जाने पर मजबूर हो जाती है। दूसरी तरफ हाना की दादी को मेडिकल सेंटर ले जाने के नाम पर काफी दूर ले जाया जाता है। वहां कोई इमारत नहीं होती, सिर्फ वीरान जमीन और मलबा। कुछ देर बाद वे एक गहरी खाई तक पहुंचते हैं, जहां वे बूढ़ी महिला को धक्का देकर मार देते हैं। इत्तेफाक से उसी इलाके में शिकार कर रहा किम ये सब देख लेता है। वह उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे भी मार डालते हैं। सबूत मिटाने के लिए वे किम पर भी हमला करते हैं, लेकिन आखिरी वक्त पर डेनियल वहां पहुंच जाता है और दोनों की जान बचाता है। उन लोगों ने दो बेबस बुजुर्गों को मारा था, इसीलिए डेनियल बिना किसी रहम के उन्हें मार डालता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो डेनियल को अंदर तक हिला देता है। वह देखता है कि वे लोग मरने के बाद भी जिंदा हैं और उनके जख्म तेजी से भर रहे हैं। किम और डेनियल पूरी ताकत से उनसे लड़ते हैं, लेकिन उन्हें मारना लगभग नामुमकिन लगता है। धीरे धीरे दोनों थकने लगते हैं। तबीयत अचानक एक लड़की वहां पहुंचती है और उनकी मदद की पेशकश करती है। वह बताती है, अगर इन लोगों को मारना है तो आप इनके सिर को शरीर से अलग करना होगा। वे बिल्कुल वैसा ही करते हैं और जल्दी ही उन सभी को खत्म कर देते हैं। फिर वह लड़की बताती है कि उसका नाम लियोन है और वह एक सेना अधिकारी है। वह और कुछ अन्य अधिकारी भूकंप के बाद जीवित बचे थे। उन्होंने महीनों तक बचे हुए लोगों की मदद की, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी कि उन सबके लिए सुरक्षित ठिकाना और भोजन ढूंढा जाए। कई दिनों तक भटकने के बाद उन्हें आखिरकार ऐसा स्थान मिलता है जहां अभी भी साफ पीने का पानी उपलब्ध था। उन्होंने एक इमारत भी खोज ली जहां वे रह सकते थे। यह पूरी शहर में एकमात्र इमारत थी जो इतने बड़े भूकंप के बाद भी खड़ी थी। उन्होंने मिलकर उस जगह को रहने योग्य बना लिया। धीरे धीरे वे सभी अपनी जिंदगी सुधारने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक दिन वहां एक आदमी आता है। यह कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर यांग जिसू था, जो किसी तरह भूकंप से बच गया था। लियोन बताती है कि इस आदमी की जरूरत उन्हें बहुत थी, क्योंकि उन्हें उन्हें एक डॉक्टर की बेहद आवश्यकता थी। इसलिए वे उसे अपने समूह में शामिल कर लेते हैं। शुरुआत में यांग काफी सहयोगी दिखता है, लेकिन उसके आने के बाद बच्चों के अचानक गायब होने की घटनाएं शुरू हो जाती हैं। जब लियोन को उस पर शक होता है तो एक दिन वह उससे पूछती है कि ये बच्चे कहाँ गए। इसी दौरान उसे पता चलता है कि वह आदमी छुपकर इंसानों पर प्रयोग कर रहा था। हमें पता चलता है कि यांग की बेटी को जिंदा करने के लिए बनाई गई वैक्सीन कोई साधारण दवा नहीं थी। उस इंजेक्शन की वजह से उसकी बेटी महीनों तक उस मलबे में फंसी रहने के बावजूद जीवित रही।
यांग लियोन से कहता है कि उसकी दवा ही मानवता का भविष्य है, लेकिन लियोन इसे नहीं समझ पाती। फिर वहां एक अधिकारी सैम डॉक्टर यांग की आंखों के सामने एक अन्य अधिकारी को गोली मारता है ताकि वह देख सके कि डॉक्टर यांग की दवा का असर क्या है। वह व्यक्ति मृत दिखाई देता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। सभी लोग लियोन को समझाने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर यांग उनके लिए भगवान से कम नहीं है, लेकिन लियोन केवल उन बच्चों के बारे में सोचती है जो डॉक्टर के आने के बाद गायब हुए। उसे एहसास होता है कि यांग की दवा उनके जीवन की कीमत पर बन रही है। वह सबको चेतावनी देना चाहती है, लेकिन अधिकारी सैम उसे गोली मार देता है और लियोन अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर हो जाती है। उसी दिन से वह लगातार उनका पीछा कर रही है और अब उन्हें रोकना और भी कठिन हो गया है। डेनियल समझ जाता है कि हाना की जान खतरे में है और अब वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। दूसरी ओर हाना और उसके साथ वाले लोगों का स्वागत किया जाता है। डॉक्टर यांग उन्हें बताता है कि उसके पास उनके लिए बहुत कुछ है और अब वे यहां पूरी तरह सुरक्षित हैं। यहां बिना अनुमति के कोई अंदर या बाहर नहीं जा सकता। सभी को साफ पानी की बोतल दी जाती है, जिसे पाकर सब खुश हो जाते हैं। लेकिन हाना अब भी अपनी दादी के बारे में सोच रही होती है। चोई बताती है कि उसकी दादी अभी स्वास्थ्य केंद्र में है और वहां पहुंचने में कुछ समय लगेगा। गरीब हाना को इस बात का पता नहीं है कि उसकी दादी मर चुकी हैं और सब झूठ बोल रहे हैं। जल्द ही बच्चों को उनके माता पिता से अलग कर दिया जाता है। माता पिता पूछते हैं कि वे अपने बच्चों के पास क्यों नहीं रह सकते। चोई जवाब देती है कि ये नियम यहाँ के सभी के लिए हैं। इन लोगों ने बच्चों के लिए ऐसे नियम बनाए हैं कि माता पिता अपने बच्चों की देखभाल छोड़कर केवल ज्यादा से ज्यादा राशन इकट्ठा करने पर ध्यान दें। उन्होंने परीक्षा प्रणाली भी बना रखी थी। जिन माता पिता के बच्चे परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक लाते थे, उन्हें मुफ्त खाना और अधिक पानी मिलता था। पूरी व्यवस्था इस तरह बनाई गई थी कि माता पिता बच्चों की चिंता करना छोड़ दें और सिर्फ राशन इकट्ठा करने पर ध्यान दें। असल में उनके पास बहुत सारा साफ पीने का पानी था, लेकिन उसे फिल्टर करना बच्चों और माता पिता की जिम्मेदारी थी। इसी दौरान लियोन और डेनियल एक योजना बनाते हैं कि वे इन लोगों पर हमला करें, लेकिन अपार्टमेंट में प्रवेश करना इतना आसान नहीं था। डेनियल उन लोगों के पास जाता है जिन्होंने उसके कैंप पर हमला किया था। ये लोग गैंगस्टर थे और साफ पानी के लिए अपार्टमेंट आते जाते रहते थे। गैंग का नेता, जो पहले ही डेनियल से नाराज था, अपने लोगों को आदेश देता है कि आपस में लड़ाई बंद करें और पहले डेनियल पर हमला करें। वे सभी मिलकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन बड़ी संख्या होने के बावजूद कोई भी डेनियल को चोट नहीं पहुंचा पाता। डेनियल को बस यह जानना था कि लोग अपार्टमेंट तक कैसे पहुंचे। उनके नेता ने बताया कि उन्होंने बच्चों और किशोरों के बदले उन्हें साफ पानी दिया। उन्होंने यह भी बताया कि बच्चों को किस दिन भेजना है। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के उस इमारत में अकेले नहीं जाता, क्योंकि अगर कोई भरोसेमंद भी वहां चला गया तो वे बिना सोचे समझे गोली मार देते। इसी बीच हाना को बाकी बच्चों से मिलाया जाता है। ये बच्चे वहां पहले से ही रह रहे थे। हाना देखती है कि उनमें से कोई भी उसे देखकर खुश नहीं है। सब थके हुए लगते हैं और नींद की जरूरत है। चोई अपार्टमेंट में एक शिक्षक है जिसका काम बच्चों को डॉक्टर यांग के शोध के बारे में पढ़ाना है। हाना के साथ वाली लड़की यहां बहुत खुश है और लगता है कि यही उसकी जिंदगी है, लेकिन हाना ऐसे नहीं थी। वह बस अपनी दादी के बारे में चिंतित थी। जब चोई हाना की ध्यान न देने की आदत देखती है तो वह सबके सामने हाना को डांटती है, लेकिन हाना झूठ सुन सुनकर थक चुकी थी। वह कहती है, मैंने अपनी दादी को 2 दिन से नहीं देखा है और ऊपर से यहां हर कोई डॉक्टर यांग की तारीफ कर रहा है। मैं जहां से आई हूं वहां लोगों के पास पिछले 7 महीने से पीने का पानी नहीं था और यहां आप लोग इतना पानी इस्तेमाल करते हैं कि नहाते भी हैं। अगर डॉक्टर यांग इतने अच्छे इंसान हैं तो उन्होंने कुछ पानी उनके लिए क्यों नहीं दिया? चोई हाना को समझाती है कि वह उनमें से एक है जिसे जीने का हक है। बाहर के लोगों का कोई हक नहीं है, क्योंकि उनके कारण ही डॉक्टर यांग ने अपनी बेटी खो दी थी। कुछ ही देर बाद डॉक्टर यांग आता है और हाना से कहता है कि वह जल्द ही अपनी दादी से मिल सकेगी। हाना थोड़ी थकी हुई थी, क्योंकि उसने पूरी रात खुले आसमान के नीचे चलकर यात्रा की थी, इसलिए उसे पहुंचने में समय लग रहा था। लेकिन यांग आश्वस्त करता है, चिंता मत करो, वह जल्द ही ठीक हो जाएंगी। यांग हाना को पानी देता है और उसे जबरदस्ती पीने के लिए कहता है। हाना महसूस करती है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह पानी नहीं पीती, लेकिन उसके साथ वाली लड़की पी लेती है। वह यांग से कहती है कि वह उसके प्रयोग में मदद करना चाहती है। यांग उसे कक्षा खत्म होने के बाद अपने लैब में आने के लिए कहता है। रात को जब सभी सो रहे होते हैं, हाना चुपके से अपने बिस्तर से निकलकर डॉक्टर यांग की लैब में जाती है। वहां उसे पता चलता है कि यांग वर्षों से इंसानों पर प्रयोग कर रहा है और उसके पास मानव अंग भी हैं। वह लड़की के माता पिता को वादा किया गया था कि वे शिफ्ट खत्म होने के बाद अपनी बेटी से मिल पाएंगे, लेकिन जब वे किसी अधिकारी से उसे देखने की अनुमति मांगते हैं तो अधिकारी उन्हें नजरअंदाज कर देता है। उन्होंने कई दिन अपनी बेटी को नहीं देखा था। इस पर उनका धैर्य टूट जाता है और वह अधिकारी के सामने लड़ने लगते हैं। यांग आता है और वादा करता है कि वह उन्हें अपनी बेटी से मिलवा देगा।
लेकिन वह अभी अपनी बेटी से मिलना चाहता है। यांग उन्हें लैब की ओर जाने के लिए कहता है और लड़की के माता पिता भी उसके साथ चलने लगते हैं। इसी दौरान हाना देखती है कि उसकी दोस्त को स्ट्रेचर से बांधा गया है और उसके सिर पर एक अजीब हेलमेट लगाया गया है। उसकी गर्दन में एक पाइप जुड़ा है जिससे एक तरल सीधे एक बोतल में जा रहा है। अब हाना समझ जाती है कि उसकी कक्षा के सभी बच्चों की गर्दन पर क्यों तेज कट मार्क्स थे। यांग बच्चों के शरीर से एक विशेष तरल निकाल रहा था जिसे वह अपनी दवा बनाने के लिए इस्तेमाल करता था। जब हाना यांग की आवाज सुनती है, वह तुरंत पर्दे के पीछे छिप जाती है। लड़की के माता पिता अपनी बेटी की हालत देखकर दहशत में हैं। यांग उन्हें छूने से मना करता है। लड़की का पिता अपनी बेटी की जान के लिए विनती करता है। इसी बीच हाना देखती है कि यांग ने अपनी बेटी का आधा कटा हुआ शरीर संरक्षित कर रखा है। वह समझती है कि डॉक्टर मानसिक रूप से अस्थिर है, इसलिए वह जल्दी से अपनी बेटी की गर्दन से पाइप हटा देता है। लेकिन जैसे ही पाइप हटा, लड़की का दिमाग प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है और वह मर जाती है। यांग की सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। गुस्से में यांग अपना आपा खो देता है और तेज ब्लेड से उन्हें मार देता है। हाना, जो छिपी हुई थी, यह सब अपनी आंखों से देखती है, लेकिन वह ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती क्योंकि यांग उसे शीशे में देख लेता है और पकड़ लेता है। इसी बीच डेनियल और लियोन सुबह का इंतजार करते हैं क्योंकि आज उनका डिलीवरी दिन है। जब वे अपार्टमेंट के सुरक्षा चेकपॉइंट पर पहुंचते हैं, सैनिक गैंग लीडर की परेशान हालत को देखकर शक करते हैं। ट्रक खोलते हैं तो पाते हैं कि किम और लियोन पीछे हैं, लेकिन उनके चेहरे ढके हुए हैं। सैनिक कहते हैं, ठीक है, लेकिन आज हम कोई नई खेप नहीं लेंगे, अभी यहीं से चले जाओ। लेकिन डेनियल पीछे हटने के मूड में नहीं है। वह गेट तोड़कर आगे बढ़ता है। वॉन देखता है कि लियोन वापस आ गई है, लेकिन इस बार वह उसे जिंदा नहीं जाने देगा। वह अपने सभी सैनिकों को मारने का आदेश देता है। पूरी टीम तीनों को घेरे में लेती है और फायरिंग शुरू कर देती है। इसी बीच यांग हाना की गर्दन में वही पाइप डालता है और उसके शरीर से तरल निकालने की तैयारी करता है। हाना पूरी प्रक्रिया के दौरान जागरूक रहती है। यांग उसे बताता है कि वह भाग्यशाली है कि उसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। वह समझाता है, तुम्हारे शरीर में यह विशेष तरल मुझे जिंदा रखता है, लेकिन मैं इसे सीधे नहीं निकाल सकता, इसलिए तुम्हें इतना पानी पीना पड़ता है। पानी में एक रासायनिक तत्व होता है जो पूरी प्रक्रिया को आसान बनाता है। डॉक्टर अपनी सारी जानकारियां अपने मरीजों के साथ साझा करता था। उसे यह पसंद था क्योंकि वह जानता था कि ये बच्चे या तो मर जाएंगे या अपनी याददाश्त खो देंगे। लियोन अपने पुराने दोस्तों को मुक्त करना चाहती थी क्योंकि केवल ये तीनों पर्याप्त नहीं थे। जब लियोन बेसमेंट में उन्हें खोजने जाती है तो वह देखती है कि उसके दोस्त अब पहले जैसे नहीं रहे। उसके जाने के बाद यांग ने उन पर कई प्रयोग किए जिससे वे चलते फिरते जिंदा लाशें बन गए। जैसे ही उन्होंने लियोन को देखा, वे उस पर हमला कर देते हैं। लियोन को मजबूरी में उन्हें मारना पड़ता है। लियोन कहती है कि अब उन्हें तुरंत भागना चाहिए क्योंकि इन लोगों से लड़ पाना नामुमकिन है। लेकिन डेनियल हाना को लेकर कहीं नहीं जा रहा था। वे ऊपर की ओर बढ़ते हैं और सभी सैनिकों को मारते हैं। पता चलता है कि हर किसी में सुपर ह्यूमन सीरम नहीं था। कुछ को छोड़कर सभी सामान्य इंसान थे। इसके बाद तीनों अलग होते हैं और आगे बढ़ते हैं। लियोन लैब की ओर बढ़ रही थी, तभी वॉन उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, हमारे साथ आ जाओ, हम इन लोगों से बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन लियोन समझौता करने को तैयार नहीं थी। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष होता है। वॉन के पास सुपरह्यूमन ताकत होने के बावजूद वह लियोन को लंबे समय तक रोक नहीं पाता। वह लियोन को मार देता है और अपार्टमेंट से बाहर फेंक देता है, फिर बाकी की तलाश में निकल जाता है। इसी बीच किम चोई को पकड़ता है और उसे लैब तक ले जाने के लिए कहता है। ऊपर की ओर बढ़ते हुए किम का सामना वॉन से होता है, जो उसे आगे जाने नहीं देता। किम चोई को मारने की धमकी देता है, लेकिन वॉन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जिंदा रहे या मरे। चोई पहले से ही कैंसर की मरीज थी और डॉक्टर यांग के लिए काम कर रही थी, यह उम्मीद करते हुए कि उसे मदद मिलेगी। इसी दौरान डेनियल उसी फ्लोर पर आता है और किम से कहता है, उसे ले जाओ और हाना को बचाओ, मैं फिलहाल उसकी देखभाल करता हूं। तब हमें पता चलता है कि यांग ने हाना के शरीर से तरल निकाल लिया है। हाना उससे कहती है, तुम सच में राक्षस हो। अगर तुम्हारी बेटी आज जिंदा होती तो वह तुम्हें अपना पिता नहीं मानती। यह सुनकर यांग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। हाना अब उसके लिए कोई काम की नहीं रही। वह अपने स्केलपेल को उठाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे अचानक जोर का दर्द महसूस होता है। जब यांग खुद को शीशे में देखता है तो वह समझ जाता है कि उसकी दवा के साइड इफेक्ट्स उसके चेहरे पर दिखाई दे रहे हैं। हाना उस पर हंसती है और कहती है, यह होना ही था क्योंकि तुमने वही पानी एक बूंद भी नहीं पी जो मैंने तुम्हें दिया था। यांग जानता था कि ये साइड इफेक्ट्स कितने खतरनाक हैं और इसका कोई इलाज नहीं है। इसी बीच किम उनके लैब में पहुंचता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। यांग किम से कहता है कि अपना हथियार रख दो, वरना वह हाना को मार देगा। मजबूर होकर किम हथियार नीचे रख देता है। वॉन डेनियल को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन डेनियल मानव होने के बावजूद अत्यंत शक्तिशाली था। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है।
और अंततः डेनियल वॉन का सिर काटकर उसे मार देता है। हमें पता चलता है कि यांग जितनी जल्दी हो सके वहां से भागना चाहता है। वह अपनी बेटी के शरीर को सूटकेस में डालकर भागने लगता है। चोई उससे विनती करती है कि उसे भी साथ ले जाए, लेकिन यांग कहता है, तुम वैसे भी मर जाओगी, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई इलाज नहीं है, मेरे साथ आने से तुम्हें क्या मिलेगा। फिर वह लैब में ग्रेनेड फेंक देता है जिससे शिक्षक की मौत हो जाती है। लेकिन किम और हाना एक मेज के पीछे छिप जाते हैं और खुद को धमाके से बचाते हैं। इसी बीच डॉक्टर यांग अपार्टमेंट से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह नीचे आता है, बच्चों के परिवार उसके चारों ओर आ जाते हैं। वे अपने बच्चों के बारे में सवाल पूछते हैं। जब यांग उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाता तो पूरा समूह उस पर हमला कर देता है। सभी गुस्से में है। यांग अपना आपा खो देता है और असॉल्ट राइफल उठाकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। वह पूरी तरह पागल हो चुका था और उसने अनगिनत लोगों की जान ले ली। लेकिन जब यांग होश में आता है तो वह उस सूटकेस की ओर देखता है जिसमें उसने अपनी बेटी का शरीर रखा था। उसे एहसास होता है कि उसने गलती से उस पर भी गोली चला दी थी, जिससे उसकी बेटी का शरीर पूरी तरह नष्ट हो गया। अब उसे कभी भी जिंदा करना असंभव था। हाना कहती है, तुम उसे पहले नहीं बचा सके और अब भी नहीं। वह चली गई। यह सब उस परिणाम का नतीजा है जो तुमने इतने निर्दोष लोगों के साथ किया। यांग अपनी हालत के लिए हाना को ही जिम्मेदार ठहराता है। इसलिए मरने से पहले वह हाना को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह हाना पर गोली तानता है, डेनियल उसे मार देता है। इस तरह डॉक्टर का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आखिरकार हाना अपनी दादी की कब्र पर जाती है और बेखुद होकर रोने लगती है। यह नहीं जानती कि उसकी दादी की हत्या कर दी गई थी। कुछ हफ्तों बाद हम देखते हैं कि सब कुछ सामान्य हो गया है। अपार्टमेंट में कैंप के बच्चों और निवासियों के लिए बहुत बुरी यादें थीं, इसलिए कोई वहां फिर कभी नहीं गया। कहानी यहीं समाप्त होती है।